हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो यहां से आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं जो अपना आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना हुआ आसान। क्यों आसान हुआ? क्योंकि आपके पास आ गया है आइकॉनिक स्टूडेंट का टीम, जो कि एक निश्चित ही अच्छे से अच्छे शब्दों में एक अच्छे से अच्छा सिलेबस बनाकर और एक अच्छा से अच्छा नोट्स बनाकर आपके सामने पेश कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट का आपको फिर से बता दूं कि उद्देश्य सिर्फ एक ही है, बोर्ड एग्ज़ाम में सभी विद्यार्थियों को अच्छा मार्क्स लाना, आसान बनाना। यही उद्देश्य आइकॉनिक स्टूडेंट्स का है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो आगे हम लोग देखते हैं जो कि आज हम लोग न्यू चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। आज नए चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सभी अपने दोस्तों को बता दें, आज से यह नया चैप्टर शुरुआत होने वाला है। तो प्लीज़ अपने अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दें। निर्माण उद्योग का आज से हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी में क्लास 10 के ज्योग्राफी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे विस्तार से हम लोग अध्ययन किए हैं, जिसमें हम लोग संसाधन के बारे में अध्ययन किए हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन किए हैं एंड हम लोग का थर्ड चैप्टर आज का है निर्माण उद्योग। इसके बारे में हम लोग समझेंगे हम लोग कि निर्माण उद्योग वास्तविक में क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि निर्माण उद्योग कहते किसे हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर 1 और 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देख लें तो ज़्यादा आपको समझ में आज का यह लेक्चर आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं अपने सेशन की ओर। तो कृषि तथा उत्खनन से प्राप्त प्राथमिक उत्पादन अर्थात कच्चा माल को हम लोग प्राथमिक उत्पादन के नाम से जानते हैं। प्राथमिक उत्पादन को संसाधित करके तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कच्चा माल मानकर चलिए, जो हम लोग खनिज संसाधन पढ़े थे, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए वो वीडियो। खनिज संसाधन हम लोग क्या पढ़े थे? जो हमारे देश में हमारे राज्य में जो खनिज मिलते हैं, तो उन खनिजों को क्या किया जाता है? उन खनिज का उत्खनन करने के पश्चात उसका क्या किया जाता है? वही खनिज क्या हुए? प्राथमिक हमारे हुए, प्राथमिक उत्पादन हुए खनिज, जो प्राकृतिक रूप से हमें क्या हो रहा है? प्रदान किए जा रहे हैं। उसके बाद उस खनिज का हम लोग क्या करते हैं? किसी भी प्रकार से उसको अलग अलग सांचा में अलग अलग प्रकार की उद्योग की बल पर उस अलग अलग वस्तु का निर्माण करते हैं। उसे हम लोग मैनमेड कह सकते हैं, मानव निर्मित वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है ये बात। फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था में उद्योग का विशेष महत्व है। ठीक है, कृषि प्रधान होने के पश्चात भी उद्योग का अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व है, विशेष महत्व है। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे है अपना उद्योग की स्थापना के कारक कुछ हैं, उसे हम लोग समझते हैं कि उद्योग की स्थापना का कारक क्या है, क्यों आवश्यक है यह। सबसे पहला है, किसी स्थान पर उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ अनिवार्य सुविधाएं की आवश्यकताएं होती है। ये बिल्कुल सत्य है। किसी भी स्थान पर आप उद्योग का स्थापना कर रहे हैं, उद्योग की आप मान कर चलिए आप कहीं पे भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने जा रहे हैं, तो वहाँ क्या कह रहा है? वहाँ पे अनिवार्य सुविधाएं, मतलब आपको उस जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, इस क्षेत्र में, वहाँ पे वो सुविधा आपको आसानी से मिलना चाहिए। सबसे पहला यह रूल होता है उद्योग का। इन्हें उद्योग की स्थापना कारक कहते हैं, जो कि हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारक क्या है? तो कच्चा माल आपको आसानी से मिलना चाहिए। मानकर चलिए आप कोई भी वस्तु बनाते हैं, तो उस वस्तु का जो बनाने में कच्चा माल का प्रयोग होगा, ये आपको आसानी से मिलना चाहिए, तभी तो वस्तु का पूरी तरह से निर्माण हो पाएगा। लोगों की मांग अगर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो आप क्या कर पाएंगे? उस चीज़ का
पूर्ति कर पाएंगे। सब वेरी इंपॉर्टेंट है कच्चा माल का होना। उद्योग में कच्चा माल को ही तैयार माल में बदला जाता है, जैसे गन्ना से चीनी, कपास से सूती वस्त्र एवं बॉक्साइट से टीन, लोहा से कोयला एवं लोहा से इस्पात। ये सब क्या हुए कच्चा माल में कच्चा माल को क्या कर रहा है परिवर्तन किया जा रहा है उद्योग के सहारे। उसके बाद है शक्ति के साधन। उद्योग को चलाने के लिए शक्ति अर्थात ऊर्जा का भी साधन आवश्यक है। यह शक्ति मुख्यतः कोयला, खनिज एवं तेल तथा जल विद्युत से प्राप्त होता है। यह हम लोग पढ़ चुके थे शक्ति संसाधन के बारे में, ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके पश्चात है संचार के साधन, ठीक है। कच्चा माल को औद्योगिक केंद्रों तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में सड़क एवं रेल, जल परिवहन की आवश्यकताएं होती है। अगर आप मानकर चलिए एक आप दुकान खोले हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। आप दुकान है तो यहाँ पे जो दुकान है, इस दुकान में जो जो वस्तु आप अगर बेचते हैं वो वस्तु कहीं ना कहीं से तो आपको लाना होगा ना, तो यही कह रहा है, ठीक है। फिर ये वस्तु को अगर आप बेचते हैं, कोई आपको ऑर्डर देता है तो फिर उसके घर पे भी आपको पहुंचाना होगा। तो एक बार लाने की समस्या है, एक बार पहुंचाने की समस्या है। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं संचार के साधन, मतलब आने जाने की जो सुविधाएं हैं यह आसान होना चाहिए। रेल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप का जो उद्योग है वो चलना चाहिए, जो आपका व्यापार है वो चलना चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे है हम लोग का श्रम। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है श्रम। उद्योगों के लिए बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों की आवश्यकताएं होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह में अगर श्रमिक नहीं रहेंगे, कर्मी लोग नहीं रहेंगे तो क्या जो उन चीज़ का जो वस्तु का उद्योग है वहाँ पे उसका उत्पादन क्या अच्छी मात्रा में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा क्वालिटी में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए कुशल कारीगर होना बहुत ही आवश्यक है। उसके पश्चात है बाजार। जब बन जाते हैं तो फिर बाजार में वस्तु को लाना होता है। तो बाजार की अगर बात करें तो तैयार माल की खपत के लिए बाजार आवश्यक है। कोई वस्तु अगर हम निर्माण करते हैं तो इस वस्तु का जो लागत है वो हम कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, प्रॉफिट हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, बाजार से करेंगे। बाजार में इस वस्तु का हम क्या करेंगे, बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट प्राप्त हो पाएगा। अतः उद्योगों की स्थापना के समय यह देखा जाता है कि बाजार औद्योगिक केंद्र के निकट हो या परिवहन के साधन हो, ठीक है। यह देखा जाता है क्या कि जो उद्योग निर्माण किया जा रहा है तो यह देखा जाता है कि यहाँ से जो हमारे वस्तु जाएंगे, ठीक है, तो वस्तु जो है वो बाजार उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, उद्योग के आसपास, ताकि जाने में आसानी हो, या फिर परिवहन होना चाहिए। उसके बाद है पूंजी की बात। किसी भी उद्योग के लगाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए आपके पास पूंजी होना है आवश्यक है। अगर पूंजी नहीं होगा तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो मशीनों को लगाने, कच्चे माल को खरीदने एवं श्रमिक को वेतन देना तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकताएं होती है। कोई समस्या? यहाँ तक उद्योग के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। आगे हम लोग है उद्योग का वर्गीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग उद्योग के बारे में समझ गए, उद्योग के कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब है उद्योगों को वर्गीकरण, कुछ भागों में बांटा गया है, उसे हम लोग समझते हैं। उद्योग का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जाता है, जैसे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर सबसे पहला इम्पोर्टेंट है नंबर 1। नंबर 2 है आपका कृषि पर आधारित उद्योग, ठीक है। थोड़ा नंबर में थोड़ा सा गलती हो गया है तो आप लोग अपने से सुधार लीजिएगा। सेकंड है आप अपना कृषि पर आधारित, ठीक है, कच्चे माल पहला हो गया। दूसरा है कृषि पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, ये सब, ठीक है। उसके पश्चात है खनिज पर आधारित, जैसे लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, सीमेंट, ये सब। चौथा है वन पर आधारित कागज उद्योग, लौह उद्योग, लकड़ी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सब आदि।
पांचवा है जंतु पर आधारित उद्योग, जो कि ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, दूध उद्योग, ये सब मत्स्य उद्योग, ये सब है। ठीक है, इन सभी भागों में क्या किया गया है, उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। अगर आपसे वर्गीकरण पूछे तो आप आराम से इस चीज़ को समझा देंगे किसी को भी। अब आगे हम लोग बात करें तो आकार के आधार पर उद्योग, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग आकार के आधार पर क्या समझ रहे हैं। इसमें है, देखिए, बड़े पैमाने का उद्योग है, मध्य पैमाने का उद्योग है एवं छोटे पैमाने का। आकार के आधार पर उद्योग का अगर आपसे विभाजन पूछा जाए तो आप सीधा यहाँ पे मत देखिए, सीधा आप देखिएगा, बताइएगा कि आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला बड़े प्रकार का, छोटे, मध्यम, ठीक है, और बीच वाले जो मध्यम होते हैं, और उसके बाद होते हैं छोटे। देखिए, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो बड़े प्रकार के उद्योग होते हैं, इसमें क्या होती है, तो इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मझले प्रकार के जो उद्योग होते हैं, इसमें कम होते हैं, कम मतलब मीडियम होती है, और जो सबसे कम होती है, इसमें क्या होती है, इसमें छोटे छोटे उद्योग होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले बड़े पैमाने का उद्योग। इन उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमिक और बहुत मात्रा में पूंजी की क्या होती है, सहायता होती है। जैसा कि मैंने बताया, ये बड़े वाले, अगर मानकर चलिए आप किसी बड़े कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक को रखना होगा, तभी तो आप बड़े कंपनी का मालिक कहलाएंगे, आपका कंपनी चलेगा। ठीक है, इस उत्पादन में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं आपको मिल पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मध्यम पैमाने का उद्योग देखें तो यह है आपका मध्यम, जो बीच वाले उद्योग आते हैं। इसमें आता है आपको छोटी चीनी एवं चावल मिल, साइकिल मिल, रेडियो, टेलीफोन, ये सब उद्योग आपको आता है। किसमें आता है, मझले मिल, मतलब मध्य उद्योग के आधार पर। अगर छोटे उद्योग के पैमाने पर हम लोग देखें तो छोटे उद्योग का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास श्रमिक नहीं है, वो छोटे हुए। मतलब आप कोई दुकान खोल रहे हो तो आपके पास अगर जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आप लगाओगे, जाहिर सी बात है। अगर कम पैसा है तो आप कम छोटा व्यापार करोगे, अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा बड़ा व्यापार करोगे। तो यही छोटे पैमाने पर उद्योग। इसमें आते हैं आपको क्या, तो इसमें आते हैं खिलौना आते हैं, आभूषण निर्माण आते हैं, हस्तशिल्प उद्योग आता है, खांड साड़ी उद्योग, ये सब आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बताने में अब सक्षम होंगे कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बड़े उद्योग, उसके बाद माध्यम उद्योग, और उसके बाद सबसे छोटे उद्योग। अगर आपसे पूछ दे कि बड़े उद्योग में क्या आते हैं, माध्यम में क्या आते हैं और छोटे में क्या आते हैं, तो ये भी हमको लगता है कि आप सब समझा पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे हमारा कच्चे माल और तैयार माल के क्या है, आधार, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है कच्चे माल के अंतर्गत भारी उद्योग और हल्का उद्योग, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। भारी उद्योग में क्या होते हैं, तो भारी उद्योग क्या होता है, भारी माल भी होता है, कच्चे माल जो होते हैं वो भारी होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वस्तुएं भी जो निर्माण होती है वो भारी होती है। ठीक है, अगर भारी उद्योग है, भारी कच्चे माल हैं, तो इससे निर्माण होने वाले वस्तु भी हमारे क्या होंगे, भारी होंगे। ठीक है, उसके बाद है हल्का उद्योग। हल्का उद्योग में आता है, इनमें हल्के कच्चे माल से हल्की वस्तु निर्मित होती है, जैसे साइकिल उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब आते हैं हल्के उद्योग में। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ज़्यादा यह सेशन अच्छा लग रहा होगा, ये निर्माण उद्योग आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब है हमारा स्वामित्व के आधार पर। चलिए समझते हैं हम लोग। स्वामित्व का मतलब आप सभी को पता होगा, स्वामित्व मतलब स्वयं। ठीक है, स्वामित्व मतलब स्वयं, खुद का। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, इस
इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिएगा, इसका संचालन सरकार स्वयं करती है। जैसे समुद्र जहाज निर्माण, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला का लोहा इस्पात उद्योग, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसके द्वारा क्या कराया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए निर्माण किया जाता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो नाव है ये क्या है, सार्वजनिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम लोग इसमें एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा सकते हैं। ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अगर पूछा जाए कि यह निर्माण किस कंपनी के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना होगा भेल और सेल। ठीक है, फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं। निजी क्षेत्र का उद्योग यह है टाटा लोहा एवं इस्पात उद्योग, यह निजी हो गया मतलब प्राइवेट हो गया, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो आगे है सहकारी क्षेत्र का उद्योग। इसे हम लोग देखें तो जब उद्योग सहकारी समितियां द्वारा चलाए जाते हैं तो इन्हें सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। दक्षिण भारत की अधिकतर चीनी मिल सहकारी क्षेत्र के द्वारा चलाई जाती है। चौथा है संयुक्त क्षेत्र, जब उद्योग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते हैं। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते हैं, ऐसे उद्योग को हम लोग संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। इसमें आते हैं आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड, गुजरात एल्केडी लिमिटेड, इसके उदाहरण हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब है हमारा क्या है, तो उत्पादन के आधार पर उद्योग को अगर हम लोग देखें तो देखते हैं उत्पादन के आधार पर। सबसे पहला है आधारभूत उद्योग। इनमें अन्य उद्योग में काम आने वाला सामान का क्या होता है, विनिर्माण होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग विनिर्माण होता है। ठीक है, शब्द को पकड़िएगा। दूसरा है उपभोक्ता के उद्योग। इनमें उपभोक्ता के लिए सामग्री बनाई जाती है। उपभोक्ता का मतलब कौन होता है, उपभोक्ता का मतलब हम और आप हुए, जो मान कर चलिए किसी कंपनी के द्वारा साबुन बनाकर आ रहा है, तो इस साबुन का हम लोग क्या कर रहे हैं, साबुन को खरीद रहे हैं, तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो उपभोक्ता उपयोग, इनमें उपभोक्ता के लिए सामग्री बनाई जाती है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पोशाक उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, खिलौना उद्योग, साइकिल उद्योग, कागज एवं चीनी उद्योग, ये सब आते हैं। डिफिनेशन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, डिफिनेशन याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको डिफिनेशन पे कमांड है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा इतना अच्छा स्पष्ट शब्दों में आपसे को लिखने का प्रयास करता हूँ कि आपको अगर कभी अकेले में समझ में भी ना आए तो आप इस नोट्स को पढ़कर समझ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल रहा है। आप लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स आपको डेली मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर वाइज, तो आपको घबराना नहीं है। नोट्स पढ़िए, लेक्चर को देखिए। अब है सूती वस्त्र उद्योग, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित उद्योग है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित उद्योग है। सबसे अधिक व्यक्तियों को आजीविका देने की दृष्टि से इस उद्योग का स्थान सर्वोपरि है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक व्यक्तियों को क्या करती है, यह रोजगार मुहैया कराती है। ठीक है, इसलिए इस दृष्टि से क्या है, यह सर्वोपरि उद्योग है। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो और 17वीं शताब्दी में ट्रेवनियर ने अपने अपने लेखों में भारत वस्त्र उद्योग की गरिमा का क्या किया था, सुंदर वर्णन किया था। देखिए, 13वीं शताब्दी में एक यात्री थे मार्को पोलो, और 17वीं शताब्दी में ट्रेवनियर एक यात्री भारत आए थे, जिन्होंने क्या किया, अपने यात्रा वृत्तांत में, जो यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, मानकर चलिए आप
कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो उस शहर के बारे में जो भी आप अनुभव करते हैं उस डायरी में आप लिखते हैं, इसे हम लोग यात्रा वृत्तांत कहते हैं, ठीक है। उन्होंने उस डायरी में जो लिखा, उसमें क्या लिखा, तो उसमें भारत के बारे में लिखा कि भारतीय वस्त्र उद्योग की गरिमा का सुंदर वर्णन मिलता है। उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग का एक अच्छा क्या किया, सुंदर वर्णन मिलता है। उसके बाद है विकास। आधुनिक ढंग का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में, याद रखेगा, ईस्वी याद रखेगा, कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया। मॉडर्न जनरेशन का पहला कारखाना आपको कहाँ बनाया गया, कोलकाता में 1818 में, ठीक है। किंतु प्रयास असफल रहा। इसका प्रयास क्या रहा, थोड़ा असफल रहा। वह 1854 में भारतीय वस्त्र कारखाना कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई। 1854 में क्या हुआ, तो किनके द्वारा, मुंबई में, याद रखिएगा, मुंबई में किनके द्वारा, कावसजी नाना भाई डाबर के द्वारा स्थापित किया गया। वह 1905 में स्वदेशी आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध से इस उद्योग का बड़ा प्रोत्साहन मिला, ठीक है। जब स्वदेशी आंदोलन हुए, जब विश्व युद्ध हुए, स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन में हुआ था कि विदेशी वस्तु को क्या किया जा, त्याग किया जा रहा था, और स्वदेशी मतलब अपने देश का जो वस्तु थे उसे अपनाया जा रहा था। इसे स्वदेशी आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके पश्चात है स्थानीयकरण, ठीक है। क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कच्चा माल, औद्योगिक शक्ति। कच्चा माल जो है वो चूँकि रुई बहुत भारी नहीं होती, ये आप सभी को पता होगा कि रुई भारी, अगर आप 1 केजी रुई आप वजन करते हैं तो लगभग ऐसा लगेगा कि मानकर चलो ये 5 केजी या 10 केजी के बराबर है, इतना ज़्यादा आपको प्लास्टिक में भर जाएगा, तो ठीक है, ये हल्का होता है। अतः जिन प्रदेशों में कपास उत्पन्न नहीं होते उन प्रदेशों में बाहर से आयात की गई रुई को सूती वस्त्र मिलों का क्या किया जाता है, चलाया जाता है। जिन प्रदेश में ये रुई उत्पादन नहीं होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, तो दूसरे राज्य से, दूसरे प्रदेशों से आयात किया जाता है और उसे क्या जाता है, रुई से सूती वस्त्र मिल में चलाया जाता है। उसके पश्चात है आपका औद्योगिक शक्ति। इसको समझते हैं। सूती धागा काटने और सूती वस्त्र बनाने की फैक्ट्री के लिए कोयले या जल विद्युत शक्ति को हम लोग आवश्यकता पड़ती है, इसे हम लोग औद्योगिक शक्ति कहते हैं, ठीक है। हम किसी भी चीज़ का कंपनी चला रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें विद्युत की ज़रूरत होगी, जल की आवश्यकताएं होगी, कोयला की आवश्यकताएं होगी, ये सब हम लोग खनिज संसाधन पढ़े हैं। उसके पश्चात है जलापूर्ति। क्या है आपका, जलापूर्ति, इसे हम लोग समझते हैं। वस्त्र उद्योग में जल की आवश्यकता भारी मात्रा में होती है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपकी वस्त्र की आपका विशेषता पूछे तो हम बहुत सारा इसमें पूरा हम लोग लगता है वस्त्र उद्योग ही पढ़े हैं ज़्यादातर। तो अगर आपसे कोई पूछ दे वस्त्र उद्योग की विशेषता तो जाहिर से आप आसानी से शब्दों में आप उसको समझा सकते हैं, इतना तो आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। वस्त्र उद्योग में आता है, क्या है, वस्त्र उद्योग में जल की आवश्यकता भारी मात्रा में होती है तथा वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई, कलर कढ़ाई आदि में शुद्ध जल आवश्यक होती है, ठीक है। वस्त्रों में क्या होती है, वस्त्र, अगर कोई वस्त्र बनाया जाता है तो उसको क्या होती है, धुलाई होता है, रंगाई होता है, छपाई होता है, ये सब होता है ना। इसलिए जो नदियाँ, सोतों, नलकूप आदि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो पानी शुद्ध जल प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से किया जाता है, नदियाँ से की जाती है, सोतों से की जाती है, नलकूप से की जाती है। अब है आर्द्रता। आर्द्रता है
सूत की कताई और बुनाई में धागा न टूटे, इसके लिए जलवायु में आर्द्रता की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, श्रमिक के आधार पर हम लोग देख रहे थे इस उद्योग के लिए अन्य उद्योग की अपेक्षा अधिक श्रमिक की आवश्यकताएं होती है। आप लोग देखे होंगे कहीं बनते हुए उस वस्त्र उद्योग, तो देखे होंगे कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अधिक श्रमिक की आवश्यकताएं होती है बजाय मशीन की। परिवहन के साधन, इन उद्योग की स्थापना में बाहर से कपास मंगाने तथा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे जो है हमारा वितरण, ठीक है, इसका हम लोग कल अध्ययन करेंगे। वितरण का हम लोग अध्ययन कल करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वितरण क्या होते हैं और किस किस राज्य में होते हैं, निर्यात व्यापार क्या है, जूट एवं पटसन उद्योग क्या है, बहुत कल का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो और हम लोग कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को फिर दिक्कत होगा देखने में, कहिएगा सर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बना दिए। देखिए, हम बड़ा लेक्चर पे विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगर आप सबको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो खास कर कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हमारे बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, फिर से मैं इस पे विचार करूँगा, फिर आपके लिए कोशिश करूँगा कि और आसान शब्दों में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट करना ना भूलिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ज़रूर से ज़रूर मत भूलिए, क्योंकि देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए, इतना बेस्ट नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, साथ में साथ आपको टेलीग्राम पे हैंड टू हैंड क्या दे रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं निःशुल्क को भी। तो कम से कम इतना तो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, इस चैनल के बारे में आप अपने क्लासमेट के साथ बात करें, और आप भी इस चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन दबा कर रखें। तो उम्मीद है हमारे लिए इतना तो आप करेंगे ही। तो चलिए आज के साथ इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।